तो दोस्तों हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारी पूरे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है और हमारी धरती पर जीवन को जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, ऑक्सीजन और खाना मौजूद है, जो कि हम इंसानों और धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं की जीवन शैली के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारी धरती पर 71% एरिया में पानी और सिर्फ 29% एरिया में ही जमीन मौजूद है। जमीन से कई गुना ज्यादा पानी हमारी धरती पर होने के बावजूद भी पूरी धरती के पानी में से सिर्फ 3% पानी ही फ्रेश वाटर है, जो कि हमारे कई ग्लेशियर व नदी नालों और जमीन के अंदर मौजूद रहता है, जिसे कि हम इंसान बड़ी ही आसानी से पी सकते हैं। लेकिन जो पानी हमारे समुद्रों व महासागरों में मौजूद है, जो कि जमीन से कई गुना ज्यादा मौजूद है, उस पानी को हम इंसान कभी भी नहीं पी सकते, क्योंकि समुद्रों व महासागरों में मौजूद पानी खारा होता है और साथ ही समुद्र के पानी में कई खतरनाक बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर हमारी धरती पर इतने विशाल समुद्र कैसे बन गए और इन समुद्रों में इतना सारा नमक आखिर कैसे आ गया, जिसने हमारे समुद्रों को इतना ज्यादा खारा बना दिया। तो इसी के बारे में हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि पानी के बिना इस धरती पर हम इंसान एक पल भी जीवित नहीं रह सकते और इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितने ज्यादा मायने रखता है। हमारी धरती के 71% एरिया में पानी कवरेज होने के बावजूद भी हमारे पीने के लिए 3% साफ पानी ही हमारी धरती पर मौजूद है और इस 3% में से भी साफ पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और अपने पीने के पानी को दूषित कर रहे हैं, इस हिसाब से आने वाले समय में बचा कुचा पीने का पानी भी खत्म हो जाएगा और कई इलाकों में तो सूखे जैसे हालात हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारी समुद्रों का पानी खारा ना होता तो कभी भी हमारी धरती पर पीने के पानी की समस्या नहीं होती। लेकिन सवाल तो वही उठता है कि आखिर हमारे समुद्रों का पानी इतना खारा क्यों है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आज से तकरीबन 3.9 बिलियन साल पहले इस समय हमारी धरती किसी खोलते हुए लावा की तरह आग के गोले के रूप में धधक रही थी, जिसको शांत करने के लिए हमारी धरती पर कई सारे मीटेओराइट्स व एस्टेरॉइड्स की बारिश होने लगी। इस बार ये कोई आम एस्टेरॉइड्स नहीं थे, इनमें इस बार वाटर के क्रिस्टल्स भी मौजूद थे। तो जैसे ये एस्टेरॉइड्स और मीटेओराइट्स हमारी धरती पर पड़ने लगे तो इनमें एब्जॉर्ब हुआ पानी हमारी धरती के सरफेस पर लिक्विड फॉर्म में आने लगा। ये एस्टेरॉइड और मीटेओराइट्स जो कि अंतरिक्ष से पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके धरती पर ला रहे थे, वो आगे आने वाले 20 मिलियन सालों तक ऐसे ही हमारी धरती पर बरसते रहे, जिससे कि हमारी धरती पर काफी सारा पानी इकट्ठा हो गया और पूरी धरती पानी से ढक गई। उस समय धरती का टेम्परेचर काफी ज्यादा अधिक होने की वजह से इसके सरफेस पर मौजूद पानी कई लाखों सालों तक इसके एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होता रहा और ये बारिश के रूप में लगातार हमारी धरती पर बरसता रहा, जिससे कि धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होता रहा और यहाँ पानी के समुद्र बन गए, जिसके बाद धीरे धीरे हमारी धरती आज की तरह सामान्य रूप में आ गई। लगभग 3.5 अरब साल पहले हमारी धरती के समुद्रों में पहली लाइफ यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया और इसी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से हम इंसान और धरती पर रहने वाले हर एक जीव जंतु एग्जिस्टेंस में आए। लगभग 3 अरब साल पहले हमारी धरती पर पानी के अंदर से जमीन का पहला टुकड़ा बाहर आया, जिसने धीरे धीरे करके कॉन्टिनेंट्स का रूप लेना शुरू कर दिया, जहाँ पर आज हम इंसान रहते हैं। ऐसे में जब भी बारिश का पानी बादलों से निकलकर धरती की ओर बढ़ने लगता है तो धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसी के साथ ही और भी कई अन्य गैसेस के पार्टिकल्स पानी की बूंदों में मिल जाते हैं, जिससे कि बारिश का पानी एसिडिक होकर जमीनी इलाकों, पहाड़ों और ग्लेशियर्स पर पड़ता है, जिसके बाद ये पानी नदियों के रूप में जमीनी इलाकों में बहने लगता है। ऐसे में जब भी बारिश का पानी नदियों में जाकर मिल जाता है तो नदियों का पानी धरती पर मौजूद कई सारी चट्टानों से टकराकर गुजरता है, जिससे कि चट्टानों में मौजूद सॉल्ट कंटेंट यानी कि ऐसे कंटेंट जो कि सॉल्ट यानी कि नमक बनाने में काम आते हैं, वो इन नदियों में मिल जाते हैं। हालांकि नदियों के पानी में ये सॉल्ट कंटेंट काफी ज्यादा कम होते हैं, जिससे कि हमारी नदियों का पानी खारा नहीं होता
खट्टा बल्कि मीठा होता है। लेकिन जब ये सॉल्ट कंटेंट नदियों के जरिए से समुद्रों के पानी में मिल जाते हैं तो ये समुद्र में सोडियम क्लोराइड को बनाते हैं, जिससे कि नमक का निर्माण होता है। और इसी तरीके से सूरज की तेज रोशनी के चलते समुद्र का पानी वेपराइज होकर धरती के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जो कि बादल का रूप ले लेता है और एक बार फिर से धरती के ऊपर बरसने लग जाता है। धरती पर वेदर का ये साइकिल लगातार ऐसे ही चलता रहता है और धरती की इसी लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस में ये सॉल्ट कंटेंट यानी कि लवण हमारे समुद्रों में इकट्ठे होते रहे, जिससे कि हमारे समुद्रों का पानी लगातार खारा होता चला गया। और वहीं दूसरा कारण ये है कि हमारे समुद्रों में कई ऐसे ज्वालामुखी भी मौजूद है जो कि समय समय पर फटते रहते हैं, जिससे लावा व अन्य कई सारी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व क्लोरीन बाहर आते हैं। ऐसे में क्लोरीन जब सोडियम के साथ मिलता है तो ये सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को बनाता है। और इसी के साथ ही समुद्र के अंदर भी कई सारी चट्टानें मौजूद होती है और इन चट्टानों में भी कई सारे सॉल्टी कंटेंट यानी कि लवण मौजूद होते हैं और ये भी समुद्र में मौजूद सोडियम से मिल जाते हैं और इस तरीके से ये नमक का निर्माण करते हैं। और इसी तरीके से ही हमारे समुद्रों में नमक लगातार बनता रहता है, जिसे हम समुद्रों से निकालकर अपने घर के खाने में यूज करते हैं और वहीं समुद्रों का पानी खारा होता रहता है। तो ऐसे में अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ऐसे तो हमारे समुद्र का पानी फ्यूचर में खारा लगातार होता रहेगा, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा हमारे समुद्रों में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे समुद्रों में ऐसी कई सारी चीजें, कई सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिससे कि लिमिट से ज्यादा हमारे समुद्रों का पानी कभी भी खारा नहीं हो सकता। जैसे कि समुद्रों में मौजूद कई सारे शंखधारी जीव समुद्र के कई सॉल्टी कंटेंट यानी कि लवणों को अपने शेल बनाने में उपयोग कर लेते हैं। ऐसे में जब भी इन जीवों की मृत्यु होती है तो इनके शेल्स समुद्र की हलचल के वजह से समुद्र के बाहर आ जाते हैं, जिनको बाद में माइनिंग करके समुद्र के पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। और उसके बाद यही शेल्स यानी कि शंख हमारे घरों में पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और समुद्र में ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे कि समुद्र का पानी एक लिमिट से ज्यादा कभी खारा नहीं हो सकता। यदि हम नमक की बात करें तो ये पूरे समुद्रों में 3.5% पाया जाता है, यानी कि 100 ग्राम अगर हम समुद्र का पानी निकालें तो उसमें 3 ग्राम नमक होगा। हालांकि समुद्र का पानी हर जगह पर एक जैसा खारा नहीं होता। समुद्र के जिस हिस्से में नदियों का पानी सबसे ज्यादा मिलता है वहाँ के समुद्र का पानी कम खारा होता है। जैसे कि आर्कटिक ओशन एक छोटा महासागर है जहाँ पर ज्यादातर नदियों का पानी मिलता है, जिससे कि आर्कटिक ओशन का पानी कम खारा है। और वहीं सबसे ज्यादा खारा पानी डेड सी में पाया जाता है। डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच में मौजूद है, जो किसी लेक की तरह दिखाई देता है और इसका बड़े महासागरों से कोई भी संपर्क नहीं है। इसका पानी एक जगह पर इकट्ठा रहता है, जिस वजह से ब्लैक सी का पानी काफी तेजी से वेपराइज हो जाता है, जिससे कि काफी तेजी से ही नदियों द्वारा सॉल्टी कंटेंट वाला पानी इसमें समा जाता है। पानी के वेपराइजेशन की प्रोसेसिंग काफी तेजी से चलने के कारण डेड सी के अंदर सॉल्टी कंटेंट और बाकी के मिनरल्स काफी तेजी से बढ़ जाते हैं, जिससे कि इस डेड सी के अंदर बाकी के ओशंस के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा यानी कि 33% सॉल्टी कंटेंट और मिनरल्स मौजूद है, जिससे कि डेड सी का पानी दुनिया का सबसे ज्यादा खारा पानी हो जाता है और यहाँ कोई भी समुद्री जीव भी जीवित नहीं रह सकता। हालांकि आज भी हम इंसान समुद्र के रहस्यों से अनजान बने हुए हैं। समुद्र के ऐसे बहुत सारे रहस्य मौजूद हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक कुछ भी नहीं जान पाए हैं। हालांकि हम सिर्फ 5% ही अपने समुद्रों के बारे में अभी तक हम जानते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में हम समुद्र के कई रहस्यों से पर्दा उठा लेंगे, जिससे कि हमें अपनी धरती, समुद्र व समुद्र में रहने वाले कई जीव जंतुओं के बारे में नई जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।